आप सभी को आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो हो सकता है आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो। और अगर आप एक बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि बिजनेस में हमें जो भी काम मिलता है, स्पेशली जो सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको किसी चीज के लिए कोई काम मिला है और आपको वो काम पूरा करके सामने वाले को बिल बना के देना उस काम का। और वो जो काम का बिल बना के दोगे उसमें हो सकता है आपके कई सारे कंज्यूमेबल्स या कई सारे रॉ मटेरियल कंज्यूम भी हो, जिसमें मटेरियल कॉस्ट भी लगे उस काम को पूरा करने में, लेबर कॉस्ट भी लगे, वेजेस भी लगे और एडिशनल कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उस काम को पूरा करने में लगे। तो जब आपका मान लो आपको काम 1,00,000 रुपए का मिला कोई वर्क, और आपने उसको पूरा करने में 80,000 रुपए आपके क्या हो गए, खर्च हो गए, तो उस केस में आपको प्रॉफिट कितना हुआ उससे, उस काम से, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, उस पर्टिकुलर जॉब वर्क से 20,000 रुपए। तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो, चाहे ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, अभी मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ, एक प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री के लिए मैं जॉब वर्क वाइज अकाउंटिंग भी करूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल के बताऊंगा और क्या क्या चीजें आपको इसमें मेंटेन करनी चाहिए। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो चलिए देखते हैं बिना समय खर्च किए कि अगर प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री, और जैसा कि मैं अभी वीडियो के शुरू में बोल चुका हूं कि कोई भी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई जॉब वर्क मिलता है, जैसे किसी क्लाइंट ने आपको कोई काम दिया साहब कि मेरा ये काम करके देना, मान लो आपका एक कार रिपेयरिंग का कारखाना है साहब, कोई बंदा अपनी गाड़ी लेके आया, उसने बोला है कि हमारी गाड़ी में ये करना ये करना ये करना ये करना, बहुत सारे काम बताए, अब आपको वो काम करके देने उसको, तो वो एक प्रकार का जॉब वर्क हो गया जो आपको उसको उसके लिए परफॉर्म करना है, और उसमें आपकी मटेरियल कॉस्ट भी लगने वाली है, उसमें आपकी एक्सपेंसेस भी लगने वाले हैं। तो उस काम के बदले में जो आप दाम लोगे, ऑब्वियस सी बात है हमेशा आप ये देखोगे कि यार मेरी टोटल कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व हुई, कॉस्ट के अनुसार प्रॉफिट जोड़ के आप सामने वाले से फिर पैसे मांगोगे। ये कहलाता है जॉब वर्क वाइज अकाउंटिंग। कैसे करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर जॉब वर्क की, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, एंड तक देखिएगा, ताकि आप अगर किसी भी सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप जॉब वर्क लेते हैं, जॉब वर्क करके देते हैं अपने क्लाइंट को, तो ये डेफिनेटली माइलस्टोन बनने वाली है क्लास आपके लिए। चलिए देखते हैं कि जैसे मेरा एग्जांपल है कि यार मेरा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, सपोज मेरा क्या है, प्रिंटिंग बिजनेस है, मैं लोगों को काम करके देता हूं, ठीक है, ये मेरा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस। मेरे पास एक इंस्टीट्यूट से एक ऑर्डर आया साहब, मान लो कॉमर्स सब इंस्टीट्यूट से एक ऑर्डर आया, कॉमर्स सब एजुकेशन, सुनना ध्यान से और समझना कॉन्सेप्ट को पूरे को, ठीक है। ये मेरा जो बिजनेस है शर्मा ऑफसेट, आप अपनी अकाउंटिंग मान लो टैली या ऐसे किसी सॉफ्टवेयर पर करते हैं। इंस्टीट्यूट ने आपको ऑर्डर दिया है 500 कलर मल्टी कलर ब्रोशर बनाने आपको इंस्टीट्यूट के लिए। ब्रोशर जानते हो ना आप क्या होते हैं, जिसमें हमारे कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन होती है। 500 ब्रोशर का क्या मिला आपको, एक जॉब वर्क मिला, इसे कहते हैं जॉब वर्क, आपको ये काम करके देना है। राइट, अब इसके लिए अकाउंटिंग कैसे होगी, क्या क्या चीजें मुझे मैनेज करनी है और कैसे मैं प्रॉफिटेबिलिटी निकालूंगा इस जॉब वर्क की, उस पर हम आज की इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हियर इज द सप्लायर ऑफ सर्विस। जो प्रिंटिंग बिजनेस वाले होते हैं वो कौन होते हैं, सर्विस के सप्लायर होते हैं, वो अपनी सर्विस देंगे। और यहां पर इस सर्विस को जो बंदा या जो एक ऑर्गेनाइजेशन इसको रिसीव करने वाली है, उसे हम क्या कहेंगे, रेसिपिएंट। आप उसके लिए काम करके देंगे उसको, आपके इस काम में आपकी कई तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो मेरी जो पहली स्टेप है आज की इस क्लास की, उस पर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि हमेशा कभी भी इस तरीके का जो आपका काम होता है, बिजनेस होता है, जिसमें आपको काम मिलता है और काम
परफॉर्म करके आपको सामने वाले को देना होता है, तो इसे कहते हैं जॉब वर्क। तो आप हमेशा क्या करिए, जॉब वर्क का रजिस्टर मेंटेन करिए। अगर आप अपनी स्कूटी कार सर्विस करवाने जाते हैं तो आपका वो जब आप उसको रखने जाते हैं तो एक उनका एग्जीक्यूटिव आता है और वो एग्जीक्यूटिव क्या क्या करना है साहब आपसे पूछता है और वो एक कार्ड पर क्या करता है उसको लिखता है। तो जॉब वर्क रजिस्टर मेंटेन करिए। बेस्ट है कि आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल में ये सारी चीजें रिकॉर्ड में रख सकते हैं क्योंकि एक्सेल एक बेस्ट डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेल में ओपन कर रहा हूं, यहां से रन में जाके एक्सेल लिखता हूं। एक्सेल नॉर्मली हमारे सिस्टम में होता ही है। तो जॉब वर्क हमेशा आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए। तो देखिए मैं बिल्कुल आपके सामने अभी एक्सेल मैं सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे करना है। तो यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिए, इस शीट का नाम दे दीजिए जॉब वर्क, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं यहां से। जॉब वर्क रजिस्टर में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या क्या करना है साहब। सबसे पहले तो आप यहां पर जॉब वर्क का नाम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। हमेशा हर जॉब वर्क को क्या दीजिए, नंबर अलॉट कर दीजिए। क्लाइंट नेम डाल दीजिए, ठीक है, कि किसने आपको वो काम दिया है। उसके अलावा उस जॉब का डिस्क्रिप्शन यहां पर लिख दीजिए कि वो काम क्या करना है आपको उसके लिए, ठीक है। तो जैसे आपने इस जॉब का एक डिस्क्रिप्शन लिख देना है और कौन सी डेट को आपको वो ऑर्डर मिला तो डेट आप जरूर मेंशन करिए, ठीक है। और इसके अलावा कितने समय में आपको वो काम करके देना, हमेशा ड्यू डेट भी मैनेज करिए यहाँ पर। तो ये इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा ये काम आपको कितने टाइम में परफॉर्म करना है, ठीक है। ये और स्टेटस, ठीक है। तो ये आपका एक रजिस्टर आपको इस तरीके से मैनेज करना होता है। अब इसमें देखिए जॉब वर्क नंबर, जैसे मान लो आप जैसे आपने लिख दिया JW001, ये पहला जॉब वर्क है, इसको आपने स्पेसिफाई कर दिया 001, ठीक है। आपने यहां पर इस तरह से एक रजिस्टर बना लेना है। जैसे मैं अभी आपके सामने ये 2-3 लाइन का ये बना देता हूं। इसको हम बॉर्डर दे देते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं हेडिंग्स को और एक कलर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ऐसे जॉब वर्क रजिस्टर आप बना लीजिए, ठीक है। अब पहला जॉब वर्क आपको मिला है कॉमर्स हब एजुकेशन से, तो आप यहां पर लिख दीजिए कॉमर्स हब एजुकेशन। और जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए कि आपको उनके लिए क्या काम करना है, 500 ब्रोशर्स बनाने हैं। और कितनी तारीख को ये जॉब वर्क मिला, तो जैसे आज मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको 18 जून 2025 को। और कितनी तारीख तक मुझे पूरा करके देना, सामने वाले को मैंने टाइम दिया है कि 25 तारीख तक आपका काम मैं करके दे दूंगा, ठीक है। स्टेटस अभी आप ड्यू लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ऐसे जो जो भी जॉब वर्क आपको मिलते हैं, जैसे आपने अगला जॉब वर्क आपको मिला है, ठीक है, अगला जॉब वर्क आपको मिला मान लो रॉयल इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उनके लिए आपको क्या काम करना है, उनके लिए आपको 50 नोटबुक बनानी है, ठीक है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो 500 पेज एक नोटबुक में। ये ऑर्डर आपको कब मिला था साहब, मान लो ये ऑर्डर भी आपको 18 तारीख को ही मिला। ऐसे आप डेट वाइज आप अपना जॉब वर्क मेंटेन कर सकते हैं। और इसका नंबर चेंज कर देते हैं अपन, नंबर कभी भी सेम नहीं रखना, हर जॉब वर्क का नंबर आप ऐसे बदल देंगे, ठीक है। और कितनी तारीख तक पूरा करके देना है, यहां पर भी आपने ये ऑर्डर 25 तारीख तक पूरा करके देने के लिए बोला है। और ये भी अभी ड्यू भी लिख सकते हो, पेंडिंग भी लिख सकते हो, जैसे ये पेंडिंग वर्ड ज्यादा बेटर है, पेंडिंग, ठीक है। एक और लिख देता हूं मैं यहां पर। अगला जॉब वर्क आपको मिला है मातेश्वरी भोजनालय, ठीक है। और इनके लिए आपको एक होर्डिंग बनाना है, होर्डिंग का फ्लैक्स बनाना है, होर्डिंग फ्लैक्स, ठीक है। ये जॉब वर्क भी मान लो आपको मिला है इतनी तारीख को, ये आपको कब तक पूरा करके देना है, इसमें आपकी डेडलाइन है, आपने सामने वाले को कमिटमेंट दिया है 30 तारीख तक मैं इसको पूरा कर दूंगा एंड दिस इज पेंडिंग। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जो आपको सबसे पहली एक्टिविटी है जो करनी होती है। मैं आपको आपके लिए यहां पर इसको स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि एक्सेल में आपको इस तरह से क्या करना है, क्या करना है,
जॉब वर्क रजिस्टर मेंटेन करना है, और ये पूरे साल भर चलेगा। सर पूरे साल भर चलेगा तो मेरी ये रोज खत्म हो जाएगी ना भैया, ये तो आपके वाइट बाल आ जाएंगे तो भी खत्म नहीं हो, क्योंकि आप सबको पता है एक्सेल एक बहुत ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है, और एक्सेल में आप मतलब एक शीट के अंदर 10,48,576 रोज होती है, तो अपने आप में एक्सेल एक बहुत विस्तृत सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। और आपका काम नहीं खत्म होने वाला है, और अगर एक शीट खत्म होगी तो आप दूसरी शीट बना लेना इसी नाम की, ठीक है, तीसरी बना लेना, तो वर्कबुक कभी खत्म होने वाली नहीं। अच्छा, ये हमारा पहला टास्क होगा। सेकंड टास्क हमें और क्या करना है वो भी मैं बताता हूं। यहां पर हम एक शीट और बना लेते हैं, ठीक है, इसको रीनेम दे देते हैं, और इसे कहते हैं जॉब कॉस्ट शीट। ये भी आप चाहो तो एक्सेल में बना सकते हो, ये आप प्रिंट भी करवा सकते हो, एक पूरी जैसे रिसिप्ट बुक आती है वैसे रिसिप्ट बुक प्रिंट करवा सकते हो, समझ रहे हैं? तो क्योंकि वो जब भी कोई बंदा आपको काम बताएगा तो आप ये प्रिंट करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक्सेल में मेंटेन करना चाहें तो आप एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने यहां पर आपका ये पहला जॉब वर्क है, राइट? तो पहले जॉब वर्क से रिलेटेड आपकी कॉस्ट शीट आप जैसे प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर बढ़ा रहा हूं। और कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, तो मैं ऊपर जैसे एग्जांपल ये लिख देता हूं, ये जॉब वर्क 1, और मैंने ये यहां पर पेस्ट कर दिया कि जॉब वर्क 1 के लिए अगर आपकी कॉस्ट शीट बनेगी तो ऐसे सारी कॉस्ट शीट आप बनाओगे कि जैसे ये काम करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, ठीक है? तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, क्वांटिटी भी लिख सकते हो आप, क्वांटिटी भी डाल सकते हो, ठीक है? तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक अमाउंट की जगह मैं मान लो क्वांटिटी लिख दूं और यहाँ अमाउंट लिख दूं, क्योंकि अगर स्टॉक आइटम होगा तो हम इस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इसमें भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। तो पहले हम जैसे मान लो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मुझे अगर जॉब वर्क 1 के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो जॉब वर्क 1 में ब्रोशर छापने हैं आपको, ठीक है? तो इसका जो रॉ मटेरियल होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो रॉ मटेरियल की लिस्ट में सबसे पहले आपको चाहिए होगा पेपर, मान लो A4 साइज का ग्लोसी पेपर चाहिए होगा, ठीक है? और 500 ब्रोशर छापने के लिए आपको मतलब अगर फोल्डेड ब्रोशर है तो कम से कम भी 250 पेपर चाहिए होंगे, सपोज क्वांटिटी आपने 250 लिख दी। और थोड़ी हार्ड शीट चाहिए होती है ब्रोशर में, तो मान लो इसकी कीमत भी आपने लिख दी कि मान लो इसकी कीमत है 1000 रुपये के, ये अमाउंट आपका होने वाला, ठीक है? दूसरा आपको इसमें चाहिए होगी इंक, और इंक मतलब जो आप ऑब्वियस सी बात है कलर इंक, कलर, ठीक है, क्योंकि प्रिंट होगा तो कलरफुल इंक चाहिए होगी। और मान लो आपने इसमें इंक किस में आती, लीटर में आती, ठीक है? तो आपने यहाँ पर मान लो 1 लीटर लिख दिया कि आपको, या 2 लीटर आपको इंक चाहिए होगी, तो आपने यहाँ पर 2 लीटर लिख दिया। इसको हम नंबर्स डाल देते हैं, NOS नंबर्स, ठीक है? और यहाँ पर हम इंक की प्राइस डाल देते हैं कि मान लो 800 रुपये की इंक लगने वाली। फिर आपका उसमें जैसे बाइंडिंग या तो बाइंडिंग होगा या स्टेपलिंग होगा, उसका मटेरियल चाहिए होगा ब्रोशर में, है ना? या तो बाइंडिंग होता है या स्टेपल होता है ब्रोशर में, अगर मल्टीपल पेजेज है तो स्टेपल होता है, या फिर क्रीजिंग होता है, जब टू फोल्ड करना होता है तो क्रीज होता है बेसिकली। तो ऐसे केस में आप इसका मटेरियल भी लिख सकते हैं कि इसमें जो भी मटेरियल आपका लगना है, तो डायरेक्ट आप कॉस्ट डाल सकते हैं अगर आपको अगर बाइंडिंग मटेरियल की अगर आइडिया नहीं है तो। देखिए हमारे केस में मैंने एक कंपनी, मेरा ऑफसेट प्रिंटिंग का मान लो एक कंपनी ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो मैं स्टॉक समरी में जाके जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है कि मान लो मुझे यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ब्रोशर है तो ज़्यादा स्टेपलर पिन चाहिए होगी, आप क्या चाहिए होगी, स्टेपलर पिन चाहिए होगी, और एक पैकेट लिख देता हूँ, एक पैकेट स्टेपलर पिन आपकी इसमें खर्च होने वाली है, और मान लो उसकी कीमत 100 रुपये लगने वाली है, ठीक है? या आपने एक तरह से कॉस्ट निकाल दी अपनी। इसमें आपका ये तो हो गया मटेरियल, साहब मटेरियल कॉस्ट हो गई। अब अगला जो आता है वो आता है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में जैसे आपकी जो प्रिंटिंग मशीन है उस पर जो काम कर रहा होगा ऑपरेटर की वेजेस, तो आपने यहाँ पर लिख दी कि भाई उसका 500 रुपये आपको उसको देने पड़ेंगे। और
बाइंडिंग करने के लिए जो लेबर लगेगी या जो स्टैपलिंग लेबर लगेगी, मान लो आप 100 रुपये उसको भी पकड़ाएंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर होगी। फिर आप देखिए ओवरऑल मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, ये हम क्या बना रहे हैं, जॉब कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और हमारी क्या लगेगी, हमारी जो मशीनें चलेगी तो मशीनरी रनिंग कॉस्ट भी लगेगी। तो मान लो हमने मशीन रनिंग कॉस्ट लगने वाली, क्या लगने वाली, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने वाली है ना, बेस्ड ऑन आर, मशीन कितने टाइम चलेगी तो बेस्ड ऑन आर। और मान लो मेरा 200 रुपये का मशीन का बिल आने वाला है, मतलब मैं आइडिया है मेरे को, इतने समय से मैं काम करता हूँ, तो अगर मशीन कोई 2 घंटे चलेगी, 4 घंटे चलेगी या 8 घंटे चलेगी, तो उसकी अपनी एक कॉस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ। कॉस्ट शीट क्यों बनानी होती बताओ, ताकि आप सामने वाले को उस काम का प्राइस बता सके, समझ रहे हैं, उस जॉब वर्क का क्या बता सके, प्राइस बता सके। आपको कोई बंदा बोलेगा कि साहब मेरे 500 प्रिंट वो बनाने हैं ब्रोशर, प्राइस बताओ, आप उसको बोलोगे किस साइज में बनाने हैं, किस पेपर में बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, वो सब कुछ बता देगा आपको। फिर वो आपसे क्या उम्मीद रखेगा कि आप उसको क्या कोट करोगे, प्राइस कोट करोगे। तो आपको प्राइस कोट अपनी कॉस्टिंग को ध्यान में रखे हुए करनी पड़ेगी ना, तो ये कॉस्टिंग आप इस तरह से निकालोगे अपनी। फिर इस पे आपका जैसे ये आपका मशीनरी रनिंग कॉस्ट हो गई, उसके अलावा इसमें आपके ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स में जैसे आपकी आपकी एडमिन और रेंट एलोकेशन, जैसे आपका पूरा जो कारखाना है या जहां आपकी प्रिंटिंग की दुकान है वो किराए पर चलती है, और ठीक है, उसमें आपने कोई एक रिसेप्शनिस्ट भी बैठा रखी है, तो ओवरऑल आपकी जो कीमत है ये एडमिन कॉस्ट ओवरऑल की, मान लो आपका इस मामले में अपन इसको पकड़ लेते हैं कि ये मेरा सपोज 300 रुपये मेरे, इसके भी मैं गिन लूँ, ठीक है, ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट हो गई। अब देखिए यहां पर आप समझिए टोटल जॉब कॉस्ट कितनी निकल कर आ रही है साहब, पूरे काम की आपकी ये सब चीजें जोड़ दो तो पूरे काम की कॉस्ट आप यहां से टोटल कर लीजिए, ऐसे ये टोटल जॉब कॉस्ट निकल कर आ गई कितनी, 3000। ओके, और अब आप इसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये पता चल गया है कि यार ये 3000 तो मेरी कॉस्ट है। देखो हो सकता है मैं इसमें कुछ चीजें भूल रहा हूं, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो बोलेंगे कि इसमें तो ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है, तो बोल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, उनको ज्यादा नॉलेज है इसमें। तो यहां पर मेरे को क्लाइंट को कितना इनवॉइस इश्यू करना है, तो मैंने क्लाइंट को बता दिए, मान लो कि आपको 5000 प्लस जीएसटी लगने वाला है, ठीक है, तो यहां पर आपने इस तरह से जीएसटी एक्स्ट्रा लिख देता हूं, ठीक है। जीएसटी कितना परसेंट लगता है इस पे, 18% आपका जीएसटी लग जाने वाला है, तो आप @18% डाल दो, ठीक है। तो आप क्लाइंट को कितना इनवॉइस बनाओगे, 5000 का इनवॉइस बनाओगे। अब आप बताओ प्रॉफिट कितना होगा बिफोर टैक्स, ऑब्वियस सी बात है, नजर आ रहा है ना कि आपको 2000 कमाने इस काम पे साहब, समझ गए, इसे क्या कहते हैं बताओ, इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट कहते हैं, वेरी गुड, क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट। ये हर प्रोजेक्ट में आपको ये कॉस्ट शीट निकालनी पड़ेगी हर काम में, क्योंकि अगर आप नहीं निकालोगे तो आप क्लाइंट को प्राइस कैसे बताओगे, ठीक है। अब देखिए दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 2, ये भी आप एक्सेल में भी बना सकते हो, और इसका आप वो प्रिंट वो क्या कहते हैं, एक अलग से कॉस्ट शीट छपवा भी सकते हो मोटे मोटे तौर पर, नहीं तो एक्सेल में बना लो, ज्यादा बढ़िया, क्योंकि क्लाइंट को तो ये हम दिखाने वाले नहीं। तो ये कहलाती है हमारी जॉब कॉस्ट शीट, हर जॉब वर्क की एक कॉस्ट शीट बनेगी। और अभी जैसे आप समझ सकते हैं ये जो हमने JW001 लिखा है उसकी कॉस्ट शीट यहाँ पर प्रिपेयर की है एक्सेल में, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके आपके लिए क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए इन सारी चीज़ों, ठीक है। अब साहब मोटा मोटा आइडिया लग गया कि भाई 3000 के आसपास की कॉस्ट है और 5000 आपने अपने क्लाइंट को बता दिए हैं साहब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दो चीजें मैंने इसमें आपको बता दी। अब आता है कि साहब अगर मैं
इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां पर एक शीट बनाकर चल सकते हैं हम। तो तीसरी शीट में एक और बताने वाला हूं जो भी मेरे यहां पर काम आने वाली है, ठीक है। मैं यहां एक्सेल में एक शीट और बना सकता हूं, रीनेम इसको दे सकता हूं जॉब वर्क प्रॉफिटेबिलिटी। अभी तक मैंने अकाउंटिंग शुरू नहीं की है, अभी तक वो सारी बेसिक प्रिपरेशन है जो मुझे करनी है मेरे पास रिकॉर्ड और डेटा मेंटेन करने के लिए। अकाउंटिंग तो अभी तक मैंने शुरू भी नहीं की है, मैं करूंगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं तीसरी स्टेप में, आप जैसे ये हमने पहली शीट बनाई ना, वैसे ही इस पे हमें इसी तरह से एक शीट बनानी है, प्रॉफिटेबिलिटी शीट। प्रॉफिटेबिलिटी शीट में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो जॉब वर्क नंबर वो के वही रहने वाले हैं, ठीक है। क्लाइंट नेम वो के वही रहने वाले हैं। टोटल यहां पर आ जाएगा आपका टोटल, आपने इनकम, इनकम का मतलब आपने उसको बिल कितना बना के दिया। ये शीट आपकी जो आप बिल इश्यू करोगे उसके आधार पर बनेगी, और ये शीट आपकी जॉब कॉस्ट शीट के आधार पर भी बनेगी। और मैं आपको अभी टैली में जब जॉब वर्क का पूरा काम करके बताऊंगा, अकाउंटिंग करके बताऊंगा, तो ये शीट जो है आप उसको देखते हुए अपडेट कर पाओगे, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा हमेशा कि भाई टोटल बिल आपने कितना बना के दिया, इसको कितना का दिया, 5,000 का बना के दिया, आप समझना, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी लगी इसमें, तो जैसे आपने यहां पर लिख दिया कि टोटल कॉस्ट मेरी 3,000 लगी साहब, ठीक है। और प्रॉफिट आप यहां बता दो, प्रॉफिट मैंने इसमें 2,000 रुपए का कमाया, ठीक है। और लास्ट आता है स्टेटस। अब स्टेटस में अभी जैसे मान लो पेंडिंग है, समझ रहे हैं, उसी तरह से इसका भी बढ़ सकते हैं कि मान लो इसका काम मेरा 10,000 का है, मतलब 10,000 का मैंने इसको बिल बनाना है, और मेरा इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होना है 6,500 का, सो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी 3,500 रहने वाला है। इसके लिए मैंने 25,000 का काम लिया हाथ में, और मेरी कॉस्ट इसमें लगने वाली है 18,000 की, सो यहां पर मेरे को 7,000 का प्रॉफिट बनना है, और मैंने ये पेंडिंग लिख दिया। हालांकि ये शीट आपको अकाउंटिंग को देखते हुए अपडेट करनी है। किसको, अकाउंटिंग पहले होगी, फिर ये शीट अपग्रेड होगी। कैसे होगी अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे होगी अपग्रेड, ठीक है। चलिए इसका भी हम एक काम करते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। 3 शीटें आपको बनानी होगी, इसको क्या नाम दें, स्टेप नंबर 3। इसको मैं नाम दे रहा हूं जॉब वर्क प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये टैली आपको डेटा बताएगा, उस डेटा के आधार पे आप ये एक्सेल में शीट अपग्रेड कर सकते हो। जॉब वर्क प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दे देता हूं, ये इसका फॉर्मेट है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इस तरह से होने वाला है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे किसकी तरफ, अकाउंटिंग की तरफ, ठीक है। अकाउंटिंग करेंगे तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो मेरी जो चौथी स्टेप होने वाली ना, वो होने वाली है जॉब वर्क अकाउंटिंग। कैसे करते हैं हम जॉब वर्क की अकाउंटिंग, राइट। और यहां पर मैं आगे, हालांकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जैसे आपको टैली प्राइम में करके बताऊंगा ये, ठीक है। तो टैली प्राइम में हम इसको करने वाले हैं। इसमें आप देखिए ये स्टेप टैली में होने वाली है, और मैं आप बकायदा इसकी आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करने वाला हूं हर चीज का, कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है टैली में इसमें, ठीक है। तो मैंने एक कलर ऐड कर देना, ओके। नाउ इसमें जो सबसे पहला काम होता है, हमेशा ध्यान देना, आपके पास आपकी कंपनी होगी तो आपने अपनी क्या बना रखी होगी, कंपनी क्रिएट कर रखी होगी। तो आपको अपने बिजनेस को एज ए कंपनी इसमें क्या करके रखना है, क्रिएट करके रखना है। कंपनी क्रिएट कर लीजिए आप, कंपनी क्रिएशन विथ जीएसटी डिटेल्स। आपको आपका ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तो आप जीएसटी डिटेल्स भी फुलफिल कर लें। अब ये मैं काम कर चुका हूं, राइट। दूसरा काम आपको इसमें क्या करना है, आपको F11 में जाके, F11 क्या होता है, फीचर्स होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है मेंटेन
कॉस्ट सेंटर, उसको आपको यस कर देना है। चलिए बताता हूं मैं आपको ये काम कैसे करते हैं। ये टैली मैंने ओपन कर ही रखा है और ये F11 हम गेटवे ऑफ टैली पर, ये कंपनी में मैं ऑलरेडी हूँ। यहाँ पर देखिए इनेबल कॉस्ट सेंटर एक ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने यस कर देना है। ठीक है, सेव कर देते, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। अब तीसरा काम आपको इसमें क्या करना है, तीसरा काम आपको करना है इसमें क्रिएट कॉस्ट सेंटर्स। क्रिएट कॉस्ट सेंटर, जैसे जैसे आपको कॉस्ट सेंटर मतलब जॉब वर्क क्रिएट करना आप, ठीक है, तो जैसे जैसे आपको काम मिलेगा पार्टियों से, आपको उसे कॉस्ट सेंटर की तरह क्रिएट करना है। सर कैसे करते हैं ये बताओ, मैं बताता हूं आपको। जो गेटवे ऑफ टैली होता है ना, उस पर एक क्रिएट ऑप्शन होता है, उसमें जाके आपको कॉस्ट सेंटर ऑप्शन नजर आएगा। चलिए बताते हैं, ये देखिए क्रिएट, ये कॉस्ट सेंटर, और आप अपने पहले जॉब वर्क का नाम यहां डाल दो। और ये सारा डेटा कहां मौजूद है, एक्सेल में आपके पास सारा डेटा मौजूद है कि ये जॉब वर्क है साहब, किससे मिला, कब मिला, किस चीज का मिला। तो आपने ये जॉब वर्क का नाम डाल दिया सपोज, ठीक है, ये नाम डाल दिया आपने और सेव कर दिया, दैट्स इट। अब भाई JW001 आपको टैली और एक्सेल दोनों की कॉम्बिनेशन से ही पता होगा कि JW001 में क्या हुआ था साहब, हमने किसके लिए क्या किया था। हमने इस पार्टी के लिए ये इतने ब्रोशर प्रिंट किए थे, इतनी तारीख को ये ऑर्डर मिला था, इसको हमने इतनी तारीख को कंप्लीट करके देना था, स्टेटस जो भी है वो अपडेट होता रहेगा ये, तो ठीक है, ये आपने काम कर देना है। अब आपने सपोज इस तरह से आप सारे कॉस्ट सेंटर बना लेंगे, 01, 02, 03, वो तो डेट वाइज चलता रहेगा, जैसे जैसे काम मिलेगा आप टैली में कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते चलोगे, ठीक है। अब क्या करना आपको, अब आपको जैसे ऑब्वियस सी बात है, इस काम को करने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास ये इस काम को करने के लिए हमारे पास ये मटेरियल चाहिए, 250 पेपर A4 साइज के। तो पहले तो मैं ये देखता हूं कि मेरे पास कोई मटेरियल है कि नहीं है, नहीं है तो मैं ये मटेरियल परचेज कर लूं। तो बेटर इट इज कि मैं मटेरियल परचेज की एंट्री कर लूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर चौथी स्टेप डाल देते हैं, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं JW001, जैसे मैंने ये क्रिएट कर लिया। चौथी स्टेप में मैं रॉ मटेरियल परचेज कर लेता हूं। अगर मेरे पास है तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है तो आपकी इन्वेंट्री में ये आपके पास होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, रॉ मटेरियल परचेज करने का एंट्री पास करना है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं टैली और वाउचर F9 इन्वेंट्री वाउचर में गया हूं मैं, और इधर आप समझिए सबसे पहले सामने वाली पार्टी का बिल, तो मान लो उसका बिल है ये जिससे मैं खरीद रहा हूं, पार्टी मान लो ये है आपका सपोज प्रिफर्ड प्रिंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये पार्टी है। और आपने आइटम इनवॉइस बनाना है, ठीक है, तो आपने यहां पर क्या कर देना है, Ctrl+H करना है, चेंज मोड में जाके आइटम इनवॉइस बनाना। एक चीज इसमें ध्यान देना आपको कि आप यहां पर ये तो ले लेंगे पार्टी, परचेज का लेजर भी ले लेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना, परचेज में आपको कॉस्ट सेंटर को यस करना है, जो कि यहां पर नजर नहीं आ रहा है परचेज के लेजर में। तो आप क्या करिए, आप यहां से मोर डिटेल में जाइए और देखिए कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी तो है, यस ही है, दिख रहा है ना। जो ऑब्वियसली बात है, जब आप कॉस्ट सेंटर यस करते हो तो उससे पहले जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम के लेजर आप बना चुके होते हैं उनमें ऑलरेडी वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, यस हो जाता है। तो ये यस ही है, लेकिन नजर तो नहीं आ रहा है सर कहीं पर भी। इस केस में क्या होता है, क्योंकि आप इनवॉइस मोड में एंट्री कर रहे हो, तो जब आप इनवॉइस मोड में एंट्री करते हो तो आपको क्या करना है, F12 में एक ऑप्शन यस करना पड़ेगा, सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, ठीक है, इसको आप यस कर दीजिए, शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, इन दोनों ऑप्शन को यस कर दीजिए। जब आप इन दोनों ऑप्शन को यस कर देंगे तो यहां पर जैसे ही परचेज सेलेक्ट करोगे यहां कॉस्ट सेंटर पूछेगा वो, तो आपने ये कॉस्ट सेंटर ले लेना, कौन सा वाला, JW001, जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। क्या खरीद रहे हो साहब, अभी हमने क्या खरीदना है, अब देखिए हम पेपर खरीदना है, ठीक है, पेपर। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक पेपर
A4 ग्लोसी साइज, ठीक है। और इसको हम पेपर में डाल देते हैं, और पेपर की तो बकायदा क्या आती है। अब देखिए यहाँ पर वैसे आपको ये ब्रोशर के लिए मोटा पेपर चाहिए होता है, तो ये आप इसको शीट या रिम जो भी आप देना चाहो, तो मान लो मैंने शीट दे दिया कि ये पेपर किस में आ रहा है, शीट में आ रहा है, और अल्टरनेट यूनिट रिम डाल सकते हो और ये बता सकते हो कि भाई एक रिम में इतनी शीटें आती हैं, तो आप मल्टीपल यूनिट अल्टरनेट यूनिट का यूज भी कर सकते हो। और यहाँ देखिए ये पेपर के ऊपर जीएसटी रेट भी सॉफ्टवेयर बता रहा है कि ये जैसे मान लो पेपर 12% में आता है, ये इसका ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो HSN और रेट वगैरह जो भी हो। और हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देते हैं। जैसे इस शीट से आपको 250 शीट लगने वाली है और 1000 रुपये के हिसाब से का मतलब हो गया 4 रुपये प्रति शीट, 1000 रुपये ये इसकी कीमत आ गई, ठीक है। दूसरा आइटम आपको इसमें चाहिए इंक, तो इंक ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, अगर नहीं है तो इसी तरह से इंक को भी क्रिएट किया जा सकता है। और इंक में हमने बता दिया यहाँ पर कि 2 लीटर इंक लगने वाली है, और इंक की रेट यहाँ पर देखिए आप 400 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 800 रुपये की इंक डाल दी आपने। और तीसरा आपको यहाँ पर आइटम लगने वाला है बाइंडिंग और स्टैपलिंग मटेरियल, ठीक है, बाइंडिंग और स्टैपलिंग मटेरियल 1 पैकेट। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसका आप एक आइटम बना ही लीजिए, स्टैपलिंग मटेरियल, ठीक है। या मटेरियल की जगह पर हम पीछे एक वर्ड दे देते हैं पिन, स्टैपलिंग पिन, मोटी पिन आप लेके आए। और इसमें आप प्राइमरी रख दीजिए और यहाँ पर आप इसको बता दीजिए पैकेट में ना, तो आपने ये पैकेट ले लेना है। और यहाँ पर आप इसी तरह से जैसे कुछ भी आपने एक HSN डाल दिया इसका, और आपने इसकी GST रेट भी डाल दी, मान लो ये भी 12% में आता है गुड्स, और सेव कर दीजिए, ठीक है। और इसका एक पैकेट आप यहाँ पर बता दीजिए और 100 रुपये इसकी कीमत डाल दीजिए, राइट। मतलब आप समझिए 1900 रुपये का आइटम आपने एक तरह से खरीद लिया। हालांकि मैंने एग्जैक्टली उतना आइटम ही खरीदा, मैं तो जब एक पर्टिकुलर जॉब वर्क के लिए तो खरीदूंगा नहीं, मैं तो इसको क्वांटिटी में खरीदने वाला हूं। तो ये परचेज की एंट्री हमने यहाँ पर दिखानी है, और इसमें हम क्या जोड़ देने, GST जोड़ देंगे, CGST HGST। अगर लोकल पार्टी है आपकी स्टेट की तो आप इस तरह से GST जोड़ के ये बिल बना देंगे। ये आपका एक तरह से परचेज का बिल है। आपने सिर्फ वही आइटम खरीदा और उतना ही खरीदा जितने की अभी आपको इस जॉब वर्क को पूरा करने में जरूरत है। अन्यथा आप हमेशा एक जॉब वर्क के लिए नहीं खरीदते, आप तो ये आपको तो ऐसे काम मिलते रहते हैं, इसलिए हमेशा ये आप क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो ये आप जो भी आइटम जब भी खरीदे परचेज की एंट्री इस तरह से करनी है, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज कर दिया हमने साहब। अब हमें एक एंट्री करनी है, 5वीं एंट्री, मतलब 5वीं स्टेप इसमें मैं बताने वाला हूं आपको। चार तक तो हो गया, 5वां, मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है। क्या करना है? कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ये आप जो रॉ मटेरियल थे, आपने जो ये मटेरियल परचेज किए थे, आपको इसकी कंजम्पशन की एंट्री पास करनी। खत्म भी तो होगा कंजम्पशन, ठीक है। तो चलिए मटेरियल हम कंज्यूम कर देते हैं। टैली में कंजम्पशन के लिए आपको क्या करना होता है, चलिए मैं ये एक बार सेव कर देता हूं। आप अदर वाउचर में जाइए और आप कंजम्पशन करके एक वाउचर आपने ले रखा है वो बना लीजिए। अच्छा, कंजम्पशन वाउचर मिलेगा नहीं, स्टॉक जनरल जरूर मिलेगा लेकिन कंजम्पशन नाम का वाउचर नहीं मिलेगा। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट में जाइए, वाउचर टाइप में जाइए और यहां पर कंजम्पशन लिख दीजिए। जैसे आपने ये नाम लिख देना है कंजम्पशन, और आप उसका स्टॉक जनरल ग्रुप दे दें और सेव कर दें। इस तरह से कंजम्पशन का वाउचर बनाया जाता है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं बनाऊंगा नहीं। अब मैंने वाउचर में गया, अदर वाउचर में गया और कंजम्पशन की एंट्री पास कर दूं। इस जॉब वर्क के लिए मेरा क्या क्या मटेरियल कंज्यूम हुआ, तो मेरा सबसे पहले क्या कंज्यूम हुआ, पेपर, ये 250 शीट पूरी कंज्यूम हुई। इंक कितना था, 2 लीटर पूरा कंज्यूम हो गया साहब, ठीक है। आप यहाँ पर रेट भी
सेट कर सकते हो। जैसे ये 400 रुपये की इंक आपकी कंज्यूम होगी, सॉरी 800 रुपये की, और बाइंडिंग मटेरियल आपने जो एक पैकेट खरीदा था वो पूरा पूरा आपका लग गया, 1900 रुपये का माल आपका क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। आप इसको बस ये इधर कंजम्पशन में डाल दे और इधर डेस्टिनेशन में कुछ भी मत डालिए, कंजम्पशन में एंट्री करनी होती है। तो ये हमने देखिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिखा देना है, क्योंकि मटेरियल खर्च हुआ ना आपका काम करने में, तो आपने ये खर्च यहां दिखा देना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो आप यहां पर दूसरी कॉस्ट बता रहे हो, वो कॉस्ट अगर आपने किसी, जैसे एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। जैसे आप देखिए कॉस्ट शीट की बात करें, इसको सेव कर देते हैं, ये कॉस्ट शीट है। अब इसमें जैसे आपने मशीन ऑपरेटर की वेजेस, बाइंडिंग लेबर की वेजेस, ये तो चुकाओगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो एक साथ आता है, एक एक जॉब वर्क के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा। अच्छा, एडमिन रेंट एलोकेशन भी एक एक जॉब वर्क के लिए नहीं है। तो हमने तो ये एक मोटा मोटा शीट बनाई इसलिए ताकि हम निकाल सके कि हमें कितना प्रॉफिट जोड़ना है, कितनी हमारे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बन रही है, इसलिए निकाला। बाकी एक्चुअल में आप ये एंट्रियां, ये जो आप कोई पेमेंट किया है ना आपने, जैसे मान लो ये मशीन ऑपरेटर की वेजेस है और ये बाइंडिंग वेजेस है लेबर की, ये तो आपको कैश बेसिस पे देनी पड़ती है। तो मान लो ये 600 रुपए तो आपने पे किए हैं उस बंदे को काम के लिए, उन दो बंदों को, तो आप इन दोनों का लेजर बना लीजिए। तो अब मैं यहां पर बता देता हूं, मशीन ऑपरेटर वेजेस और बाइंडिंग लेबर का लेजर। मशीन ऑपरेटर एंड वेजेस, मशीन ऑपरेटर वेजेस एंड बाइंडिंग ऑब्लिक स्टेपलिंग लेबर या वेजेस एक्सपेंस आपने चुकाए होंगे, तो इसकी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी लेजर ओपन करके। चलिए मैं बताता हूं ये एंट्री कैसे होगी। डायरेक्ट आप, अगर आपने पेमेंट किया तो आप अपनी बुक्स में पेमेंट दिखाइए, ठीक है। यहां पर आप कॉस्ट सेंटर ले लीजिए, वो जॉब वर्क के लिए पेमेंट हुआ है, ठीक है। यहां से आप ये लेजर बना लीजिए, तो अल्टर सी मशीन ऑपरेटर वेजेस, इसका ग्रुप आप डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दीजिए, ठीक है। अब इस पे जीएसटी लगता है तो आप जीएसटी डिफाइन करिए कि भाई मान लो ये इसका ये कोड है, एसएससी कोड है, और वेजेस पे हालांकि जीएसटी नहीं लगता, तो हम एक काम करते हैं जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। और कितनी है वेजेस, 500, और वापस डेबिट में क्या करें, बाइंडिंग लेबर, तो बाइंडिंग ऑब्लिक स्टैपलिंग लेबर एक्सपेंसेस, अगेन डायरेक्ट, ठीक है। अब जीएसटी अभी ये छोटे मोटे खर्चे में मान लो आप इसको 9 रखिए, 100 रुपये आपने उसको दिए, और 2 आपने जो कैश में किया तो कैश कर दीजिए। ये आपकी पेमेंट की एंट्री है, और ये उसी कॉस्ट के पेमेंट की एंट्री है जो आपने पे की है। जो पे नहीं की है, देखो देखो, जॉब कॉस्ट शीट आपने इसलिए बनाई ताकि आपको अपनी जॉब वर्क की कॉस्ट निकल कर आए, लेकिन ये चीजें आप पे नहीं करोगे, ये तो आप कम्युलेटिव बेसिस पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो आप महीने में एक बार पे करते हो। तो आप ऐसे एक एक एंट्री के लिए तो पे नहीं करोगे, आपने जो पर्टिकुलर जॉब वर्क के लिए जो एक्सपेंस पे करने हैं उसके लिए आपको एंट्री पास करनी है। तो मैंने ये एंट्री पास कर ली, यहां पर मैं इसको यहां पर आपके लिए पेस्ट कर देता हूं। जो खर्चे हैं उनका मैंने एंट्री पास कर दिया। देखिए मैंने माल खरीदने की एंट्री पास कर ली, मैंने उस माल को कंज्यूम करने की एंट्री पास कर ली, मैंने ये जो एक्सपेंसेस हैं उनकी एंट्री पास कर ली। अब मुझे 7वीं स्टेप में चलना है, और वो महत्वपूर्ण स्टेप है कि अब मुझे 5,000 रुपए का बिल बना के देना पार्टी को, ठीक है। तो आप समझिए अब आप क्या करने वाले हो, जॉब वर्क सर्विस का आप क्या बना के दोगे, इनवॉइस बना के दोगे, सर्विस इनवॉइस, टू पार्टी।
इसके लिए आपको क्या करना होगा, एंट्री करनी पड़ेगी सेल में, इसको सेव कर देते हैं, और आइटम इनवॉइस में नहीं करके अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करनी पड़ेगी। अब जो पार्टी है आपको बनानी पड़ेगी, कॉमर्स अब एजुकेशन, सन्ड्री, आप बिल बना के दे रहे हो, आपके लिए डेटर, एड्रेस वेड्रेस डाल देना, जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड रजिस्टर बता दो, नहीं रजिस्टर मान लो तो अनरजिस्टर्ड बता दो, ये जीएसटी का सिनारियो अलग हो गया, ठीक है। आप इसको जैसे मान लो ऐसे डाल देना। अब जॉब, यहां पर भी आपको ये जॉब वर्क लेना है, ठीक है, और पर्टिकुलर में आपको एक लेजर बनाना है यहां पर जॉब वर्क इनकम का, तो आप अल्टर सी करके आप एक लेजर बना दीजिए जॉब वर्क इनकम, इसका ग्रुप डाल दीजिए डायरेक्ट इनकम, आपके लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम है। और आप इसका याद रखिएगा एसएससी कोड आप इसका डाल दीजिए, इसका एग्जैक्टली एसएससी कोड ये होता है 9988, और इसका जीएसटी रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% जीएसटी इस पर लगता है, सर्विस है, और आप इसको सेव कर दीजिए। सो आप अपनी जॉब वर्क इनकम का लेजर बना लीजिए, सेव कर दीजिए, आगे बढ़िए, और डायरेक्ट आपको बिल कितने का बनाना है, 5000 का बनाना, 5000, और साथ में आप क्या जोड़ोगे, आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, आउटपुट है जीएसटी, और आप ये 5900 रुपए का बिल बना दोगे। नहीं, ब्रोशर लेके इन्वेंट्री आप देखो, इसमें क्या होगा, आप ब्रोशर को एज अ फिनिश गुड्स बनाओगे तो माताफोड़ियां बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि उस केस में फिर प्रोडक्शन की एंट्री चलानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो आप उसको सर्विस का बिल बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री की हेडेक नहीं रहने वाली है। ब्रोशर आप अपने पास रखने के लिए तो बना नहीं रहे हो, ब्रोशर तो आप कस्टमर के ऑर्डर पे बना रहे हो, वो उसके लिए बना रहे हो, तो आप उसकी अननेसेसरी इन्वेंट्री क्यों मैनेज करेंगे। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की प्रोसेस में जाने से ज्यादा बढ़िया है कंजम्पशन की प्रोसेस में जाना, जहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम करना दिखा दो और सर्विस का बिल बनाओ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, राइट। ये आपने बना दिया है सर्विस इंडस्ट्री के लिए, और वैसे भी आप सर्विस ही दे रहे हो, आप गुड्स के व्यापारी नहीं हो, राइट। सर अगली स्टेप क्या है, अब अगली स्टेप है, काम हो गया भैया, अकाउंटिंग हो गई है, अब हमें इसकी रिपोर्ट देखनी है। 8वीं स्टेप जॉब वर्क रिपोर्ट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल किया, ऐसे ही आप सारी एग्जांपल्स करने वाले हैं। जॉब वर्क रिपोर्ट के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा, और वहां कॉस्ट सेंटर में जाना होगा। चलिए बताता हूं, सेव कर देते हैं पहले तो इसको, बाहर निकलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए रिपोर्ट देखी जाती है, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या करने का है, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर समरी। सी, ये आपका पहला प्रोजेक्ट। कभी भी ध्यान देना, इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। टोटल खर्चे कितने अलोकेट किए हैं, यहां पर देखिए, यहां पर आपको कितना नजर आ रहा है, यहां पर आपको 2500 का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। क्योंकि कारण बताता हूं, ये कॉस्ट शीट तो सिर्फ एस्टिमेशन होता है कि भाई इतना मेरा लाइट बिल लगना है, इतना मेरा रेंट का एलोकेशन भी आना। तो ये 500 रुपए का एलोकेशन जो आपने कॉस्ट शीट में बता रखा है, उसकी तो आपने एंट्री पास नहीं की, वो तो एंट्री आप मंथ टू मंथ पास करते हो फिक्स्ड एक्सपेंसेस की, वो एलोकेशन यहां कभी नहीं आने वाला। यहां आपकी जो डायरेक्टली एसोसिएटेड कॉस्ट है, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट है चाहे लेबर कॉस्ट है, वही नजर आने वाली है जो आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की है। आप देखिए 5000 रुपए का आपको इनकम हुआ और एक्सपेंस कितना हुआ 2500 का, प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है 2500 रुपए। ये इस जॉब वर्क से, ऐसे आप सारे जॉब वर्क बनते जाएंगे आपके, ठीक है। और ये 2500 रुपए प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप अपनी इस शीट को अपग्रेड कर देंगे, कौन सी वाली को, प्रॉफिटेबिलिटी वाली को, कि आपने यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी दिखा देनी 2500, प्रॉफिट 2500, और ये कर दीजिए डन, समझ रहे हैं। और जो पेंडिंग है वो पेंडिंग ही है। एक चीज और है, जो डन हो जाए उसको आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एक्सेल में, कि जैसे आप यहां पर डन लिख दें, ऑटोमेटिक ही जो डन हो जाए वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए,
उसका कलर ये हो जाए या वो जो भी हो जाए, मान लो ये डन हो गया तो आप इसको जैसे बोल्ड कर दिया कि ये डन है, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो। और ये इस तरह से आपका जॉब वर्क एनालिसिस होता है। और आप इसमें जाके देख भी सकते हैं कि अप्रैल महीने में मिला था ऑर्डर, इस पे 5,000 की आपकी सर्विस की रिसिप्ट हुई, इतना परचेज किया माल और इसके लिए इतना मशीनरी कॉस्ट आई। एक चीज़ और समझिए इसमें कि आप इसको लेजर ब्रेकअप वाइज भी देख सकते हो। लेजर ब्रेकअप वाइज कैसे देखोगे, जैसे आपने कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज भी देख सकते हो इस पे। तो ये देखिए कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी बता देगा और लेजर वाइज देखोगे तो ये सारा बता देगा। जैसे ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में गए, ये जॉब वर्क पे क्लिक किया और यहाँ से लेजर वाइज पे क्लिक किया तो वो बता देगा कि 5,000 रुपये की तो इनकम हुई, 100 रुपये का बाइंडिंग और स्टैपलिंग लेबर एक्सपेंस लगा, 500 रुपये का मशीनरी ऑपरेटर वेजेस लगा और 1,900 रुपये का परचेज लगा। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। इसका भी मैं आपके सामने फोटो खींच दूं, ये आपका जॉब वर्क ब्रेकअप हो गया। हालांकि एक पैटर्न और होता है पर्टिकुलर जॉब वर्क एनालिसिस का। अभी इस इंडस्ट्री में ये वो पैटर्न मैंने आपको नहीं बताया कि बड़ा काम अगर मिले तो एक अलग तरीके से भी आप उस काम को कर सकते। ये तो एक सिंगल वर्क है साहब, सिंगल वर्क के केस में यही बेस्ट है। लेकिन ऐसा कोई काम मिले, किसी यूनिवर्सिटी का काम मिला आपको, 40 लाख रुपए का काम है जिसको करने में भी आपको अगले 2 या 3 महीने लगने वाले हैं, और उसमें आपको सैकड़ों तरीके के काम करने हैं, उसके होर्डिंग्स भी लगाने हैं, उसकी बुक्स भी प्रिंट करनी है, उसका ये भी करना वो भी करना, सब कुछ करना आपको। तो उस केस में आप उस पूरे प्रोजेक्ट को अलग से टैली में चला सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी और पूरे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर भी आ जाएगी। मान लो प्रोजेक्ट 40 लाख में हाथ में ले लिया, अब आपको हाथ में लेते वक्त आइडिया नहीं था कि आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, तो आप उसकी जॉब वर्क एनालिसिस अलग तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में चला सकते हो, जिससे सॉफ्टवेयर आपको पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल कर दे देगा। याद रखिएगा, समझ रहे हो, ये भी मुमकिन है। अपकमिंग क्लासेस में इस पे भी चर्चा करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग में इन चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपनी अकाउंटिंग को बेहतर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं, नहीं कर रखा है सब्सक्राइब, तो जरूर कर लीजिए। इस तरीके की अच्छी वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।